आज का जो रिवीजन का लेक्चर है वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करना पड़ता है। वन इज हाउ टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सेकेंड इज हाउ टू प्रिपेयर द लायबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, एंड द थर्ड वन इज हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कोई भी कंपनी चाहे किसी भी कारण से लिक्विडेशन में जाए, कंपनी जब बंद होने वाली होती है तो कोर्ट से एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारा असेट और लायबिलिटी का डिस्पोजल करेगा। मतलब ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिस दिन अपॉइंट होगा ना, वो जब वो कंपनी के ऑफिस में जाएगा तो कंपनी के डायरेक्टर लोगों को उसी दिन छुट्टी दे देगा और बोलेगा कि तुम लोगों का आज से काम नहीं है, सारा असेट लायबिलिटी वगैरह का हमको लिस्ट दे दो। और डायरेक्टर लोग उसको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बना करके दे देगा। वो कैसे बनता हम लोग बाद में रिवीजन करेंगे। बट उस वो लिक्विडेटर उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे करके एक करके असेट को सेल करेगा और धीरे धीरे करके लायबिलिटी को पेमेंट करेगा। तो जैसे जैसे असेट सेल होता जाएगा वो लायबिलिटी का पेमेंट करता जाएगा और लास्ट में जो भी पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर को वो पैसा पेमेंट कर देगा। तो बेसिक आइडिया इज सेलिंग द असेट्स, पेइंग द लायबिलिटीज एंड देन पेइंग द बैलेंस टू द शेयर होल्डर्स। ये काम लिक्विडेटर का है। प्रेडोमिनेंटली लिक्विडेटर ये काम करने के लिए कंपनी में आता है। उसमें वो रेम्यूनरेशन भी लेता है, उसके अपने खर्चे वर्चे भी लगते हैं असेट वगैरह को बेचने बाचने में। तो ये सब करने के बाद वो एक कैश बुक के जैसा एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है विच ऑलमोस्ट रिजेंबल्स ए कैश बुक, जिसको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोला जाता है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया ये उसका आखिरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है और ये टी शेप में बनता है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सारा रिसीट लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में सारा पेमेंट लिखा जाता है। तो अगर ना रिसीट और पेमेंट का अमाउंट आप लोगों को मालूम है तब तो चुपचाप बैठ के रिसीट और पेमेंट लिख दीजिए, कैश बुक के जैसा कैश बुक बन जाएगा, काम खत्म। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये उतना सिंपल वाला कैश बुक नहीं है जो 11-12 में आप लोग बनाया करते थे। ये थोड़ा लॉ से जानकारी लेकर के बनाया हुआ कैश बुक है। तो इसमें थोड़ा लॉ का भाषण है, उसके हिसाब से आप इस कैश बुक को बना पाओगे। जब तक आपको पूरा लिक्विडेशन के लॉ का नॉलेज नहीं होगा आप ये कैश बुक नहीं बना पाओगे। ओके, तो हम लोग आज पहला रिवीजन में ये सीख रहे हैं कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता कैसे है। एग्जाम में ज्यादातर सम इसी के आते हैं, नहीं तो वो जो बाकी दोनों चीजें उसके भी आते हैं पर उसके कम आते हैं। बाकी दोनों भी रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले लिक्विडेटर टी शेप का इस तरह का अकाउंट जब वो बनाएगा, माने स्टूडेंट जब बनाएगा, आप लोगों को टू और बाई नहीं लिखना है। टू नहीं लिखना है, बाई नहीं लिखना है, नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है। नेम एंड अमाउंट। स्टार्ट आप करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से। लिक्विडेटर को जितना भी ओपनिंग कैश एंड बैंक मिला उससे वो स्टार्ट करेगा अपने रिसीट साइड को। अब एक करके मैं रूल बोलता जाऊंगा, आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनी मोर्टगेज्ड असेट। अगर वो कोई मोर्टगेज्ड असेट को, मान लो बिल्डिंग एक मोर्टगेज्ड असेट है, अगर वो उसको बेचता है तो मोर्टगेज्ड असेट का मतलब हो गया उसके पीछे जरूर कोई लोन है, तभी तो असेट का नाम मोर्टगेज्ड असेट है। गिरवी असेट तो लोन जरूर होगा। तो पहले दोनों को ऊपर नीचे करके लिख लो या दिमाग में सेट कर लो। मोर्टगेज्ड असेट कितने में बिका, मान लो 600 रुपीज में। सिक्योर्ड लोन कितना पेमेंट करना है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टिल टुडे। टुगेदर विथ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टिल टुडे कितना पेमेंट करना है, मान लो 400। तो इन दोनों का नेट कर लो रफ में या मन में या वर्किंग में। और ये नेट अगर रिसीट है तो रिसीट साइड में लिख दो सरप्लस फ्रॉम मोर्टगेज्ड असेट या सरप्लस फ्रॉम बिल्डिंग। मोर्टगेज्ड असेट का नाम ही लिख दिए। एक्चुअली 600 रिसीट हुआ बिल्डिंग बेच के, मोर्टगेज लोन का पेमेंट कर दिए 400, तो इधर 600 इधर 400 नहीं लिखना अलाउड है। लिखना अलाउड नहीं है।
सरप्लस करके ही सरप्लस लिखना अलाउड है, लेकिन दिमाग में यह रखना पड़ेगा कि मोर्टगेज्ड असेट बिक्री 600 में हुआ था, क्योंकि अगर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन असेट सेल तो 600 पे भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्योंकि 600 का भी असेट सेल हुआ है। तो ये केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आता है कि मोर्टगेज असेट बिका 300 में और लोन का टुगेदर विथ इंटरेस्ट आज तक का पेमेंट करना है 400, तो ऑब्वियसली 300 का ही पेमेंट हो पाएगा, क्योंकि बिका 300 में है और लोन 400 है तो 300 ही चुका पाएंगे, तो 300 चुका दीजिए। और 300 रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में मत दिखाइए, 300 पे ऑफ कर दीजिए डायरेक्ट मन में। लेकिन 300 याद रखिएगा कि असेट बिक्री हुआ है, क्योंकि इफ द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन असेट सोल्ड तो उस 300 पे भी रेम्यूनरेशन मिलेगा। नाउ अगर आप 300 पेमेंट कर दिए तो लोन का 100 और बाकी बचा, माने सिक्योर्ड लोन कुड नॉट बी पेड, सिक्योर्ड लोन कुड नॉट बी पेड बाय मोर्टगेज्ड असेट। अगर सिक्योर्ड लोन कुड नॉट बी पेड बाय मोर्टगेज्ड असेट तो जितना सिक्योर्ड लोन बच गया दैट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एकदम पैरिटी पे। माने बचा हुआ सिक्योर्ड लोन जो 100 करोड़ बच गया ना, जो भी 100 करोड़ लाख जो भी बोल दो 100 रुपया, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा। तो जब हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने जाएंगे तो ये भी एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, और उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और इस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दोनों एक जैसा अनसिक्योर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो वाला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 240 है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्रेडिटर होता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, तो अब आप बोलेंगे 340 हो गया, 240 और 100। और यहां पे जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने का वक्त आएगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख के 340 का पेमेंट कर देंगे। तो एनी सिक्योर्ड लोन द अमाउंट ऑफ विच कुड नॉट बी पेड बाय द मोर्टगेज्ड असेट, दैट डिफरेंस और डेफिशिएंसी अमाउंट इज रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड। उसके बाद आता है अदर असेट्स रियलाइज्ड। आपके पास जितना भी बाकी एसेट बच गया, बाकी मतलब जो फ्री एसेट, जैसे आपका बिल्डिंग मोर्टगेज था तो प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, फर्नीचर हुआ, जो भी कुछ सेल हुआ, यहां पे उसका नाम लिखते जाइए, यहां पे उसका रियलाइज्ड वैल्यू लिखते जाइए और यहां टोटल करके एक साथ अमाउंट लिख दीजिए। ये टोटल असेट सोल्ड हो गया। अब कंपनी के पास और असेट बोल करके नहीं है, ऑल द असेट्स आर सोल्ड। मोर्टगेज्ड असेट जो सेल हुआ उसको सबसे पहले लिख दिए, और जो अनमोर्टगेज्ड उसका लिखने का तरीका भी बता दिया नेट करके, और जो अनमोर्टगेज्ड या फ्री असेट है उसको लिखने का तरीका ये है। और प्लीज ये कैश बुक है, प्लीज यहां बैलेंस शीट वैल्यू मत लिखिएगा, यहां वो वैल्यू लिखना है जितना आपको बेच करके पैसा मिल रहा है और जितना आप पेमेंट कर रहे हैं। तो रिसीट साइड में एक्चुअल में ये 3 अमाउंट आता है, चौथा अमाउंट अलग सा है जो बाद में डिस्कस होगा, पर ये 3 अमाउंट आता है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सरप्लस फ्रॉम मोर्टगेज्ड असेट और फ्री असेट्स रियलाइज्ड। पेमेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का। इसमें आप लिक्विडेशन एक्सपेंस को भी पहले लिख सकते हो, बड़ा इसको लेकर के वो डिबेट रहता है, तो एक्सपेंस और रेम्यूनरेशन दोनों ऊपर नीचे लिख सकते हो। मैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन पहले लिखा करता हूं। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जिस इसमें कैलकुलेशन में हमेशा झमेला देता है, आपको बहुत केयरफुली चीजों को समझना होगा। अगर असेट बिक्री पे मिल रहा है तो देख यहां पे 1100 का असेट उसने सेल किया है, इस पे 2%, मान लो 2% ऑन असेट सोल्ड, तो इस 1100 पे 2% मिलेगा, और जो बिल्डिंग उसने 600 में बेचा उस पे भी 2% मिलेगा। तो 1100 और 600 1700, 1700 पे 2%, 600, हाँ 200 नहीं, 600 में 400 पेमेंट किया तब 200 सरप्लस बचा, पर बिल्डिंग तो 600 में बिका था, और ये 1100, तो 2% ऑन 1700 आप यहां पे लिखेंगे 34। अच्छा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे भी कैलकुलेट हो सकता है, जैसे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में भी बेस्ड ऑन पेमेंट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट करेंगे, उन लोगों को टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट करेंगे उसके ऊपर भी परसेंटेज निकल सकता है। इट में भी पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पेमेंट करेंगे उस पर भी निकल सकता है। अब इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है,
कि वो परसेंटेज जो है बिफोर चार्जिंग बेसिस पे निकलेगा या आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे निकलेगा। खास करके इक्विटी शेयर होल्डर जो आखिरी आदमी को जो पेमेंट हम लोग करते हैं उसके ऊपर अगर परसेंटेज बेस्ड है तो हमेशा आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे निकलेगा। क्यों? थोड़ी देर के बाद मैं रिवाइज कराता हूं। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करते समय बी वेरी वेरी केयरफुल। उसके बाद मान लो लिक्विडेशन एक्सपेंस 110 लाख रुपया का, सब लैक्स में है मान लो, तो रेम्यूनरेशन का पेमेंट कर दिया। ये कई सारी बुक्स में ऊपर नीचे रहता है। उसके बाद आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑर्डर कंप्यूटेशन और प्रेजेंटेशन। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है? जैसे स्टाफ लोगों का सैलरी, जैसे गवर्नमेंट का टैक्सेस, जैसे स्टाफ लोगों का लीव सैलरी, हॉलिडे रेम्यूनरेशन जिसको बोलते हो, जैसे उन लोगों का प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वगैरह का लायबिलिटी, उन लोगों का कॉम्पेंसेशन वगैरह जो होता है जिसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन बोलते हो वो, और उन लोगों का जो आप लोगों का कंपनी में अगर कभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ है ना तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो खर्चा लगता है वो, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैं यहां पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट देता हूं, आप जरा देखिए। ये हो गया गवर्नमेंट का टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस वगैरह में याद रखिएगा कि लिक्विडेशन के दिन से ठीक पीछे का जो 12 महीना है ना, माने लिक्विडेशन के पीछे वाले साल का, जैसे लिक्विडेशन अगर आज की दिन में हुआ है, आज मान लो 22 अगस्त है, तो पिछला साल का 22 अगस्त 2019 से लेके 22 अगस्त 2020 तक जिस जिस लाइबिलिटी का असेसमेंट हुआ है, इनकम टैक्स में असेसमेंट वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, तो असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी जितनी है पिछले एक साल की, उसी को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे। अगर असेसमेंट 22 अगस्त 2019 के पहले हो चुका है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ही आएगा। तो गवर्नमेंट ड्यूज एंड टैक्सेस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, सैलरीज वगैरह ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। अच्छा, सैलरी में ना लिमिट है, जैसे लास्ट 12 मंथ वाली सैलरी लेते हैं पर 4 महीना का ही अप्रूव मिलता है, मतलब पिछले 12 महीने में से सिर्फ जो 4 महीने का सैलरी है वही प्रेफरेंशियल माना जाता है। माने अगर हम लोग किसी स्टाफ को पिछले 24 महीने से सैलरी नहीं दी है, 24 महीने से, तो सिर्फ 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल रहेगा, बाकी 20 महीने का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा। तो स्टाफ सैलरी इज ओनली प्रेफरेंशियल फॉर 4 मंथ्स मैक्सिमम, 4 मंथ्स मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। और उसमें फिर अमाउंट का भी रेस्ट्रिक्शन है, दैट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 20,000 पर स्टाफ। मतलब देयर आर 2 लिमिटेशन, one is it cannot be of a period more than 4 months and second is it cannot be by an amount more than 20,000। तो अगर किसी का 4 महीना का सैलरी मान लो 6,000 करके 24,000 बाकी है, तो 24,000 का प्रेफरेंशियल लेने नहीं मिलेगा, 20,000 ही लेने मिलेगा, बिकॉज अमाउंट का भी लिमिट है। जैसे 4 मंथ का लिमिट है, अमाउंट का भी 20,000 का लिमिट है। अब मान लो किसी का 3 महीना का सैलरी है और 7,000 करके है, तो 3 महीना का 7,000 करे तो 21 3 महीना का ही बाकी है, उसका पिछले 3 महीना का बाकी है। तो आपको लगेगा 3 महीना तो 4 महीना से कम है, ले लो 21,000 हो गया 7,000 ईच करके, तो अमाउंट में 20,000 का लिमिट है, तो 20 लेना पड़ेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, 1,000 लेना पड़ेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। तो सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले पेमेंट क्यों होता है? क्योंकि लॉ में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब ही है सारे क्रेडिटर्स के पहले उसको पेमेंट करो। इवन डिवेंचर होल्डर का पेमेंट उसके बाद आता है, इवन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट उसके बाद आता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को पेमेंट करने के तुरंत बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को ही पेमेंट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस रहता है उसमें तो खाली 12 महीने का लिमिट है। एम्प्लॉय का सैलरी उलरी में पिछले 12 महीने में से मैक्सिमम लेना पड़ता है 4 महीना का, और उसमें अमाउंट का लिमिट है 20,000। फिर ऑल अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, लीव सैलरी को भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। फिर पिछले 12 महीने का ईएसआई, अंडर का ईएसआई जो आपने सुना होगा, ईएसआई का जितना कंट्रीब्यूशन है वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। कॉम्पेंसेशन वगैरह प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, वेलफेयर फंड सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, और एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो वेजेस, सैलरीज और हॉलिडे रेम्यूनरेशन को पेमेंट करने के लिए अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंप्लॉई वाला जितना होगा, लोन में से भी उतना अमाउंट को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। मींस इफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी इज टेकन टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यू, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, देन पॉइंट नंबर 2, 3 जितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, दैट आउटस्टैंडिंग का भी उतना अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा।
तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ढूंढ ढांड करके टोटल पेमेंट कर दीजिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। अच्छा, माइंड माय वर्ड्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल है सिर्फ पेमेंट के लिए, ऐसे जात से वो लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। आज सोचो ना, गवर्नमेंट ड्यूज सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड। स्टाफ सैलरी सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड। लीव सैलरी सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड। लेकिन ये लोग क्योंकि उस कंपनी लॉ के सेक्शन में आ जाते हैं तो इनको प्रेफरेंशियल बोला जाता है। प्रेफरेंशियल का लिक्विडेशन के चैप्टर में खाली रेलेवेंस ये है कि उनको सबसे पहले पेमेंट मिलता है, लिक्विडेशन रेम्युनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस के तुरंत बाद पहले उनको पेमेंट मिलता है। तो पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए डिबेंचर होल्डर लोगों को, इनको लिस्ट डी बोला जाता है। तो डिबेंचर होल्डर को जब आप पेमेंट करेंगे, मान लो उनका 100 बकाया है, पेमेंट कर दीजिए और उनका पुराना इंटरेस्ट जितना भी बाकी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो साथ में पेमेंट कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि मान लो लिक्विडेशन का डेट मान लो लिक्विडेशन का डेट अनाउंस हुआ 22 अगस्त 2020, तो 22 अगस्त 2020 तक का जो इंटरेस्ट बकाया है ना, डिबेंचर होल्डर में ये खास बात है, 22 अगस्त 2020 तक का जो इंटरेस्ट बाकी है वो तो अभी प्रिंसिपल के साथ में ही देना पड़ेगा आपको। आप इसमें मिलाकर लिख सकते हो डिबेंचर होल्डर 120, जिसमें इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन आ गया, 120 लिख सकते हो, एक साथ 120 ही लिख देना। तो ये तो हो गया 22 अगस्त तक का। लेकिन मान लो लिक्विडेटर को सारा असेट बेच करके लायबिलिटी पेमेंट करते करते डिबेंचर होल्डर का नंबर आते आते 22 सितंबर हो गया, 22 सितंबर, एक महीना डिले हो गया, तो उसको जो एक महीने का और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन वो एक महीने का जो और इंटरेस्ट आप देंगे उसको बोलते हैं डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट आप जब देंगे ना, तो वो तभी देंगे जब आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मतलब हुआ कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाएगी, उसके बाद देंगे। तो मान लो कंपनी का टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड मतलब जो अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में चले गए उनको छोड़ दीजिए, उनको तो हम ऑलरेडी पेमेंट कर दिए। बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच गए, जो लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं बन पाए, जो नॉर्मली अनसिक्योर्ड ही थे, जैसे गुड्स का क्रेडिटर, सर्विसेज का क्रेडिटर, रेंट का बकाया, स्टाफ लोगों का सैलरी में जो प्रेफरेंशियल बन गया उसको छोड़ के बाकी का बकाया, ठीक है, तो उनका जो बाकी बच गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये लोग इंप्लॉई नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी इंप्लॉई है, ऑडिटर इंप्लॉई नहीं है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लीजिए आपका 600 है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद वो जो डिबेंचर होल्डर का डिलेड इंटरेस्ट है ना, डिलेड इंटरेस्ट वो जो एक महीना का, उसका पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए वो डिलेड इंटरेस्ट एक महीना का से 2 लाख रुपया है, तो डिलेड इंटरेस्ट का पेमेंट प्लीज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में कीजिएगा। यहां पे दिखाइएगा नीचे में, कई सारी बुक्स में, इवन आपकी इंस्टीट्यूट की बुक्स में इस 20 के साथ जोड़ के 122 एक साथ दिखा दिया जाता है, 122। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 120 अलग दिखाइए, 2 को अलग दिखाइए, बेटर रहता है। तो अब देखिए किसका किसका पेमेंट हो गया। असेट जो बिक्री होना था बिक्री हो गया, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन दे दिए, खर्चा दे दिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे दिए, डिवेंचर होल्डर दे दिए, उसका पुराना बकाया इंटरेस्ट दे दिए, उसका डिलेड इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का भी पेमेंट कर दिए। अब बचते हैं, अच्छा इस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में वो वाला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी आ जाएगा जो मोर्टगेज लोन वाला पैसा हम मोर्टगेज असेट से पेमेंट नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, मोर्टगेज असेट अगर 300 में बिक्री हुआ है और लोन अगर 400 बाकी है, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया पूरा, तो इसका जो 100 पेमेंट अगर हम नहीं कर पाए हैं तो दैट इज ए डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, तो वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर में मैंने ऐड कर लेना है। आप लोगों को ऐड करके ही 600 लाना है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर क्यूमुलेटिव है, ये ध्यान दे दीजिएगा, और कुछ नहीं लिखा होगा तो क्यूमुलेटिव ही मानिएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव, तो उसका प्रिंसिपल और पुराना डिविडेंड जितना भी बाकी है वो मिलाकर के पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो खाली प्रिंसिपल पेमेंट कर दीजिएगा, डिविडेंड जो बकाया है वो डूब जाएगा। तो उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए 120 लाख है, अब जो भी बचा हुआ पैसा है टोटल रिसीट ऐड कीजिए,
टोटल पेमेंट माइनस कीजिए, जो भी बचा हुआ पैसा है वो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दीजिए और बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में लॉ में आपने सुना होगा कि कंपनी के लिक्विडेशन में सारे लायबिलिटी, सारा एसेट बिक्री हो जाता है, लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर देने के बाद जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को मिलता है। पैसा नहीं भी बच सकता है, हो सकता है ऊपर वाले लायबिलिटी के पेमेंट करने के पहले ही पैसा खत्म हो गया। तो ये जो हम लोग पेमेंट करेंगे, अगर पहले ही पैसा खत्म हो गया तो ऑर्डर में जहां पे पैसा खत्म हुआ वहीं पे हम लोग अपना कैश बुक को बंद कर देंगे और टोटल टैली करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर पैसा लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर तक जा पाया तो हम लोग लास्ट में जो भी बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करके कैश बुक को बंद कर देंगे। ये जो सारी बातें मैंने ऑर्डर को लेकर के और लिखने के तरीके को लेकर के बताई, दैट इज ऑल रेलेवेंट फॉर प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक बार मैं वापस से बोलता हूं। रिसीट साइड में 3 आइटम आएगा, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सरप्लस फ्रॉम मोर्टगेज्ड एसेट, फ्री एसेट्स रियलाइज्ड। पेमेंट साइड स्टार्ट होगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिसमें वो स्टाफ लोगों का पेमेंट और टैक्स का पेमेंट और इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस आता है, डिबेंचर होल्डर प्लस उसका डिले, उसका पुराना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सारा, फिर डिलेड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, अगर सब में ये लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर खाली ये वर्ड लिखा पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो ये 600 भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये 30 भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है प्रेफरेंशियल वाला, दोनों मिला के 2%, मान लो 2% लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 2% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो खाली 600 पे 2% कैलकुलेट होगा, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखा है, तो वो सिर्फ ये 600 पे ही 2% कैलकुलेट होगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग पेमेंट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, अब आइए मैं तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लीजिए आपने रिसीट जोड़ा 400, 200, 600 और 1100, 1700। मान लो आपने पेमेंट माइनस किया 1700 माइनस 34 माइनस 110 माइनस 30 माइनस 120 माइनस 600 माइनस 2 माइनस 120, और मान लो आपके पास बचा पैसा 684। अब ये 684 आप इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने जा रहे हो, बिकॉज ये पैसा पे उन्हीं का हक है। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि लिक्विडेटर विल टेक 10% रेम्यूनरेशन ऑन एनी पेमेंट मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जितना भी पेमेंट होगा उसका 10% रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को मिलेगा। तो फिर आप पूरा 684 अगर शेयर होल्डर को दे देंगे तो लिक्विडेटर को तो फिर मिलेगा ही नहीं रेम्यूनरेशन, तो पूरा 684 नहीं दे पाएंगे। ये 684 दो आदमी में बंट जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर और लिक्विडेटर। सर कैसे बंटेगा? आंसर इज 100:10 रेशियो। सर क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप 100 रुपया दोगे तो लिक्विडेटर 10% यानी 10 रुपया लेगा। तो इसका हर 100 रुपया के पीछे ये 10, 100, 10, 100, 10, 100, 10, आपके पास 684 है, 100:10 में बांट दो। तो सर ये तो आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यस, आप क्या करो, 684 को 100:10 में बांटोगे तो 10/110 लिक्विडेटर को मिलेगा और 100/110 शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो 684 इंटू 10/110 आया 62 और 684 माइनस 62 आया 622। अब देखो 622 का 10% 662 हुआ ना, डेसिमल भूल जाओ, 622 का राउंड ऑफ अगर 10% निकालेंगे 62 हुआ। तो आपके पास जो 684 बचा 622 दे दीजिएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, 62 दे दीजिएगा लिक्विडेटर को। तो यहां पे लिखने वाला काम बाद में कर लीजिएगा, अमाउंट तो खाली ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यहां 62 आ जाएगा, यहां 622 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर liquidators remuneration is based on payment to the equity shareholders, then
द रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड ऑन आफ्टर चार्जिंग बेसिस, और उसका लॉजिक के साथ मैंने अभी रिवीजन करवा दिया। कुछ इस तरह से आप लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनवाओगे या एग्जाम में बनाओगे। अब इस पे मेरे को 5 बड़ी बड़ी बातें और बोलनी है। लेट अस सी वो 5 है कि 6 है कि 4 है। सबसे पहली, अगर एक सम में 2 लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं, मेरे बुक में 1 या 2 सम ऐसे हैं, अगर 2 लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं तो आप लोग लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी 2 ठो बनाओगे। फर्स्ट लिक्विडेटर्स अकाउंट, फिर सेकेंड लिक्विडेटर्स अकाउंट। अब ये कभी भी गड़बड़ मत करना कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट उल्टा पलटा नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ पेमेंट तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। नाउ अगर एक पहला वाला लिक्विडेटर का तुम अकाउंट बना रहे हो और उसको जितनी भी जिम्मेदारी मिली, क्वेश्चन पेपर एकदम क्लियर रहेगा, तो उसको जितनी भी जिम्मेदारी मिली, मान लो उसका रिसीट 400 है, पेमेंट 320 है, और उसके पास 80 लाख का कैश बच गया, तो उसका 80 लाख रुपया जब दूसरा लिक्विडेटर का अकाउंट बनाओगे तो रिसीट फ्रॉम फर्स्ट लिक्विडेटर बोल के लिख दिया जाएगा। अगर फर्स्ट वाले के पास पैसा बच गया तो। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले का पैसा 400 था और उसको देना था 430, तो वो तो 400 ही दे पाएगा, तो उसको बोलना वो पहला वाला लिक्विडेटर अकाउंट जब बनाना तो 400 का ही पेमेंट दिखा देना, और फिर 30 का पेमेंट सेकेंड वाला लिक्विडेटर करेगा। तो इसकी बची हुई जिम्मेदारी सेकेंड वाला लिक्विडेटर करेगा, और यहां पे लिखेगा वो पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर या पेमेंट टू प्रेफरेंस, जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट पहले करेगा। तो 2 लिक्विडेटर आने से ये एक तो टेंशन रहता है, जो आपको मैंने रिवीजन कराया। मेरे बुक में एक सम है, उस पर एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है डे बाय डे पेमेंट। मतलब ये जो मैंने कैश बुक बना करके दिया, ये वाला लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें तो सारा असेट का सेल हम पहले लिख लिए, फिर सारा लायबिलिटी का पेमेंट लिखे। लेकिन डे बाय डे में क्या होता है कि क्वेश्चन वैसा बोलेगा कि डे बाय डे है कि भाई इतना तारीख को असेट बिका, चलो पेमेंट करो, डे खत्म। फिर असेट बिका, चलो पेमेंट करो, डे खत्म। फिर असेट बिका, चलो पेमेंट करो, डे खत्म। तो इसमें भी ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भले डे बाय डे पेमेंट हो। डे बाय डे पेमेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है, और डे बाय डे पेमेंट में कॉन्सेप्ट है, और वो ऐसे नॉर्मली भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 400 रुपया है और 2 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, एक 300 पाता है और एक 500 पाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ए अमित और बी बिमल। आपके पास 400 रुपया है, 2 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अमित और बिमल, एक 300 एक 500 पाता है, तो दोनों ही तो अनसिक्योर्ड हैं, और आपके पास पैसा कम है, डे खत्म हो गया है, तो 400 में इन दोनों को कितना कितना देंगे? आंसर इज 3:5 में बांट देंगे। तो 3:5 में 400 को बांटोगे तो इसको 150 मिलेगा, इसको 250 मिलेगा, आपका 400 खत्म हो जाएगा। और फिर जब अगला असेट बिक्री होगा तो इन लोगों को बाकी 150 और 250 उसी ऑर्डर में पेमेंट कर देंगे। तो एक से ज्यादा क्रेडिटर, अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर हो जिनका ऑर्डर में एक ही नंबर है, तो दोनों को प्रोपोर्शनेट टू देयर लायबिलिटी अपने बचे हुए कैश को डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अगर अपने पास 900 रुपया रहता तो आराम से दोनों को 300 और 500 दे करके 100 जो बचा हुआ वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने की तरफ मूव कर जाते। लेकिन अगर पैसा कम हो, लेने वाले लोग ज्यादा हो, प्रोपोर्शनेट टू देयर लायबिलिटी उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये अपना प्रोपोर्शनेट पेमेंट 3 नंबर बड़ा बात हो गया। अब आइए अगले पॉइंट में कि अगर मान लीजिए पार्टली पेड इक्विटी शेयर हो, अगर पार्टली पेड इक्विटी शेयर हैं और 2 टाइप के शेयर हों, 2 टाइप का मतलब मान लो ऐसा हो
कि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each 6 पेड अप और 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each 9 पेड अप। अच्छा, ये 9 नहीं कि फुली पेड अप भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक शेयर पार्टली पेड अगर हो, मेरे तो दोनों ही पार्टली पेड हैं, एक पार्टली पेड हो और 2 टाइप के शेयर होल्डर हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पेमेंट का स्ट्रक्चर है। और आपको रूल मैं बताता हूं कि लिक्विडेशन का रूल या कंपनी लॉ का रूल है कि पार्टली पेड शेयर होल्डर से पैसे मंगाए जाते हैं। पार्टली पेड शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे देयर अनपेड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इफ द कंपनी रिक्वायर्स मनी। तो पार्टली पेड शेयर होल्डर मना नहीं कर सकता कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, वो लोग बाउंड बाय लॉ है, नहीं तो हथकड़ी पहना के चला जाएगा, जेल हो लोग। वो नहीं बोल सकता हम क्यों पेमेंट करें, मेरी तो कंपनी डूबने वाली है। अरे तुम पार्टली पेड है इसीलिए पेमेंट करो, तुम फुली पेड हो जाएगा, तुमसे आगे पैसा नहीं मांगेंगे बिकॉज योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। तुम पूरा पैसा दे दिया, आप तुमसे नहीं मांगेंगे, लेकिन तुम अगर पार्टली पेड है वो पैसा तो तुमको देना पड़ेगा ना, अनपेड अमाउंट का। अब सुन इसमें स्टोरी क्या है। अगर ऐसे पार्टली पेड शेयर होल्डर हैं, 1 लाख शेयर 10 each 6 पेड, 1 लाख शेयर 10 each 9 पेड, और अपने को शेयर होल्डर लोगों को पैसा देना है और अपने पास पैसे हैं मान लो 2 लाख रुपया। कितने पैसे अपने पास? 2 लाख रुपया। और ये लोग हैं अपने पास, और अपन पास 2 लाख सरप्लस बचा हुआ है, और किसी को और पेमेंट करने की जरूरत नहीं, खाली 2 शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। तो इस केस में क्या किया जाता है कि आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, फिर आप लिखेंगे नॉशनल कॉल। ये आदमी आपको नॉशनल कॉल का पेमेंट अगर करेगा, नॉशनल माने झूठ मुठ का हिसाब वाला कॉल, तो 1 लाख शेयर होल्डर से हम लोग 4 रुपया करके मंगाएंगे 4 लाख रुपया, झूठ मुठ का। इससे मंगाएंगे 1 लाख रुपया, तो अपने पास आ जाएगा 5 लाख रुपया। तो अपने पास टोटल कैश हो गया 9 लाख। टोटल कैश हो गया, नहीं 9 नहीं 7 लाख। ये 7 लाख अपने पास सरप्लस आया। इस सरप्लस को हम लोग नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर है अपने 2 लाख, क्योंकि 1 लाख अभी फुली पेड हो गया, ये 1 लाख भी फुली पेड हो गया, भले नॉशनल कॉल की वजह से हुआ बट फुली पेड हो गया। तो इसको हम लोग 2 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो सरप्लस पर शेयर आया 3.5 रुपया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 3.5 रुपया इन लोगों को लौटाना है, देना है, हम वापस देंगे, और 4 रुपया और 1 रुपया लेना है। तो जिससे 4 रुपया लेना था उसको 3.5 रुपया देना है, तो उससे खाली 50 पैसा मांग लो। जिससे 1 रुपया लेना था और 3 रुपया 50 पैसा देना है, उसको 2 रुपया 50 पैसा दे दो। 1 लेना है, 3.5 देना है। तो अगर आप इससे 50 पैसा लोगे 1 लाख लोगों से, तो 50,000 रुपीज आ जाएगा आपके पास। पहले से आपके पास 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख और 50,000 हो गया 2.5 लाख रुपया। कैश आपके पास 2.5 लाख हो गया, और वही 2.5 लाख रुपया इन लोगों को देना है 2,50,000। दे दो इन लोगों को, 1 लाख लोगों को 2,50,000। तो आपका कैश बुक कुछ इस तरह से बनेगा। ऑलरेडी आपके पास सरप्लस 2 लाख था, इक्विटी शेयर होल्डर से मांगेंगे आप 50,000 और इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे आप 2,50,000। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि यहां पे चौथा एक रिसीट भी आता है। ये देखिए यहां पे रिसीट 1, 2, 3, एक और रिसीट आएगा इक्विटी शेयर होल्डर 50,000। ये वही वाला 50,000 जो पार्टली पेड शेयर होल्डर लोग पेमेंट करते हैं ना, ये वो वाला 50,000 है। तो ये भी कभी कभी आता है अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड शेयर होल्डर हो। अच्छा, अगर एक ही तरह का पार्टली पेड शेयर होल्डर हो ना, तो कोई लफड़ा नहीं होता है, जितना कैश बचा उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन पार्टली पेड शेयर होल्डर हो और 2 तरह के शेयर होल्डर हो, एक पार्टली पेड, दूसरा वाला चाहे पार्टली हो चाहे फुल्ली हो, तो ये टेबल बनेगा ही बनेगा। टेबल नहीं बनाओगे तो सम कंप्लीट नहीं है, देयर विल बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स। आप सीधा अगर बोल दिए इक्विटी शेयर होल्डर पेड 2 लाख, मार्क्स कटेगा। दिए 2 लाख ही हैं, पर एक जन से 50,000 लेके दूसरे जन को 2.5 लाख दिए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन और ये टेबल जरूरी होता है। अच्छा, इस टेबल में सबसे इंटरेस्टिंग कब होता है कि मान लो अपने पास सरप्लस है 2 लाख, 2 लाख, अपने नॉशनल कॉल किए 5 लाख,
और अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए चाहिए 3 लाख। मतलब क्या हुआ था ना कि अपने जब कैश बुक बनाए थे तो 2 लाख रुपया कैश था और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख देना था, तो अपनी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख नहीं दे पाएंगे। तो आप बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1 लाख डूब जाएगा। नहीं, पहले देखेंगे पार्टली पेड शेयर होल्डर हैं क्या। तो पार्टली पेड शेयर होल्डर अगर हैं तो इससे 4 लाख मिलने वाला है, इससे 1 लाख मिलने वाला है, टोटल 5 लाख मिलने वाला है। 2 लाख ऑलरेडी अपने पास है तो 7 लाख हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख क्यों नहीं दे पाएंगे। तो आप बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर से मंगा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। यस, क्योंकि उसका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। पार्टली पेड इक्विटी शेयर होल्डर लोग पैसा लाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, रूल है, इसीलिए तो नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अगर अपने पास यही सम है, ऐसे ही 2 शेयर होल्डर हैं, 2 लाख कैश था लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख देना था, सम चेंज कर दिया, उसको 3 लाख देना है, तो टेबल ऐसे बनेगा, सरप्लस नॉशनल कॉल 3 लाख दे दिए, 5 2 7 -3 4 लाख सरप्लस फाइनल, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, डिवाइड किए तो सरप्लस पर शेयर आया 2 रुपया। अब समझो 2 रुपया वापस देना है, तो जिससे 4 मंगाना था उसको 2 देना है, तो माने इससे 2 रुपया मंगा लो, 2 रुपया मंगा लो, इससे 1 मंगाना था और 2 वापस देना है, तो इसको 1 पे कर दो। अब तुम सोचो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपया था, तुम इस आदमी से 1 लाख शेयर से 2 रुपया करके मंगाए तो 2 लाख और आ गया, टोटल 4 लाख हो गया। 4 लाख में से 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, 1 लाख बचा, 1 लाख इस आदमी को दे दो, 1 लाख इंटू 1 करके। तो आपका कैश बुक ऐसे बनेगा, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि मेरे पास सरप्लस 2 लाख था, इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख दिए, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख दिए, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को 1 लाख पेमेंट किए। अपने ज्यादातर सम जो होमवर्क क्लास वर्क में हैं, सारे में इसी स्टाइल के सम है, ज्यादातर सम में। तो जब भी पार्टली पेड शेयर होल्डर दिखा और 2 तरह का शेयर होल्डर दिखा तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा सम। लास्ट लेक्चर रिवीजन कंप्लीट मानूंगा। अगर ऐसे शेयर होल्डर है 10 लाख 10 ईच फुली पेड, 20 लाख 5 ईच फुली पेड या पार्टली पेड, जो भी हो, पार्टली पेड रहेगा तो नॉशनल कॉल वाली टेबल भी बनेगी। पर अगर ऐसा है तो कैसे रुपया बंटेगा, ये 5 रुपया फुली पेड है या 10 रुपया फुली पेड है। इसके पहले वाले एग्जांपल में दोनों 10-10 वाले थे, पर अगर एक 10 वाला एक 5 वाला है, फुली पेड वाले हैं, तो इस 20 लाख 5 को बोलेंगे 10 लाख 10 वाला, दोनों को इक्विवेलेंट बना देंगे कि मेरे 10 लाख शेयर 10 वाले हैं और 10 लाख शेयर 10 वाले हैं, तो मेरे टोटल 20 लाख शेयर 10 रुपया वाले हैं। तो मान लो एक तो सम बनाए, मान लो अपने पास सरप्लस आया था से 40 लाख रुपया, 10 लाख शेयर 10 रुपया वाला है, 20 लाख शेयर 5 रुपया वाला, अपन को 40 लाख रुपया बांटना है इन लोगों को। तो कैसे बांटे, हम लोग बोलेंगे 10 लाख 10 वाला और ये भी 10 लाख 10 वाला, तो दोनों मिला के 20 लाख 10 रुपया वाला शेयर है, तो सरप्लस 40 लाख है, नंबर ऑफ शेयर हो गया 10 + 10 20 लाख, डिवाइड कर दिए तो सरप्लस पर शेयर 2 रुपया आ गया। पर ये सरप्लस 10 रुपीज वाले के लिए है, क्योंकि हम लोग सारे शेयर को 10 रुपया वाला बना दिए थे, तो आप बोलेंगे सरप्लस पर शेयर ये 10 रुपीज वाले के लिए है। और सरप्लस पर शेयर 5 रुपीज वाला कितना होगा, आंसर इज 1। अगर 10 रुपया वाला का शेयर का 2 रुपया सरप्लस मिल रहा है तो 5 रुपया वाले शेयर को 1 रुपया सरप्लस मिलेगा। तो अब देखो आपके पास 40 लाख रुपया है ना, तो आप इस 10 लाख वाला शेयर जो है, 10 लाख नंबर जो 10 रुपया वाला फुली पेड है, उसको 2 रुपया करके दे दो, क्योंकि उसका 2 रुपया हिस्सा आया है, तो उसको 10 लाख इंटू 2 20 लाख मिल जाएगा। अब आपके पास 20 लाख रुपया बचा, 40 में से 20 चला गया तो 20 बचा। अब ये 20 लाख है 5 रुपया वाला, इसका सरप्लस है 1 रुपीज, तो इसको 1 रुपया करके दे दो, तो इसका भी 20 लाख मिल गया, तो दोनों को 20-20 लाख मिल गया। तो इस तरीके से अगर एक 10 रुपया वाला नॉमिनल वैल्यू का शेयर, एक 5 रुपया वाला नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, तो 5 रुपए वाले को 10 रुपया वाले के बराबर नंबर बना करके नंबर चेंज कर देना।
माने 5 रुपया वाले का अगर 20 लाख शेयर तो 10 लाख बोल देना कि यू आर 10 लाख शेयर 10 ईच। इस तरीके से फिर डिवीजन होगा। सो दिस इज हाउ अ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर आपको बाई चांस कोई सम में कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस मिल जाता है, क्या बोला फिर से बोलो तो, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, तो कैश बुक बनाते समय लास्ट में रिसीट फ्रॉम कॉल्स इन अरियर लिख देना और पेमेंट टू कॉल्स इन एडवांस लिख देना। अगर मिला कोई सम में लिखा हुआ तो रिसीट फ्रॉम कॉल्स इन अरियर, पेमेंट टू कॉल्स इन एडवांस सबसे लास्ट में, और फिर अपना वो टेबल बनाना जो पार्टली पेड वाला टेबल, पार्टली पेड वाला टेबल सबसे लास्ट में बनेगा। उसके बाद तो बस एक इधर इक्विटी पेमेंट, एक इधर इक्विटी पेमेंट, माने एक इधर इक्विटी रिसीट साइड में, एक इधर इक्विटी पेमेंट आएगा, बस और कुछ भी नहीं आएगा। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की स्टोरी यही है। अच्छा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का लिस्ट पढ़ लेना ठीक से। उसमें अगर सरकार का इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन सब चीजों का पैसा बाकी है, या सरकार से कुछ पैसा बाकी है, माल मंगाए थे, वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता है। गवर्नमेंट के टैक्सेस का पैसा ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है। तो ये अपना लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का रिवीजन का क्लास कंप्लीट होता है। बैठ करके सारे सम्स बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।